नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों, पॉलिटी की थ्योरी वाली क्लास जो शाम को 4 बजे चलती है, आज संडे है तो संडे को क्लास तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पॉलिटी खत्म करना है मुझे किसी तरीके से जल्दी से। और तो उसी क्रम में हम पॉलिटी की क्लास शाम को 4 बजे लेकर आए हैं आपके सामने। और कल हमने भाग 5 में आर्टिकल जो अनुच्छेद 52 से 151 है, इसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। इनमें इनमें हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर जो आपको पढ़ना है तो कल वाला वीडियो जाके देखो, अगर जो आपने नहीं देखा अभी तक। और पहली बार हमसे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते हैं। आप उत्तर प्रदेश बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसका एग्जाम 6 तारीख को है। हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हम कल पढ़ चुके थे सारी चीजें। अब आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, ठीक ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में हम चीजों को पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का, ठीक है। तो आर्टिकल 74 कहता है, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। आर्टिकल 74 के अनुसार ये कहा गया कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। इस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। पूरे मंत्रिपरिषद का जो प्रधान नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा, ठीक। प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होती है? यहां से क्वेश्चन सबसे पहला बनता है कि उम्र कितनी होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। या प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। दोनों में से कोई क्वेश्चन है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष, ठीक है। भारत का नागरिक हो सबसे पहला, वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष, यानी कि देखो, लोकसभा में जाने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा में जाने के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि लोकसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कि सांसद बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा में जाने के लिए, सांसद बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है, याद रखना। वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष, वह लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। प्रधानमंत्री के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए। वह लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बहुमत दल का नेता होना चाहिए। प्रधानमंत्री पद का जो दावेदार के पास सांसद की सारी आहताएं होनी चाहिए, यानी कि वो योग्यता होनी चाहिए जो एक सांसद बनने के लिए होती है, ठीक है। चलिए, निर्वाचक मंडल की बात करें। प्रधानमंत्री के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है? संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्त जो राष्ट्रपति व अन्य मंत्रियों परिषद की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करता, ठीक है। कौन करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ ग्रहण की बात करें, प्रधानमंत्री किसके सामने शपथ ग्रहण लेते हैं? तो पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री व प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने शपथ एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। पद की भी और गोपनीयता की अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें शपथ ग्रहण किसके सामने लेता है प्रधानमंत्री? भारत के राष्ट्रपति के सामने। हमने मंत्रिपरिषद की बात करी, तो मंत्रिपरिषद याद रखना 3 प्रकार के होते हैं मंत्रिपरिषद। एक कैबिनेट मंत्री होता है जो विभाग का अध्यक्ष होता है, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री होते हैं। आपने देखा होगा मंत्रिपरिषद बनते हैं तो पूरी लिस्ट आती है, उसमें एक कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर होता है जो विभाग का अध्यक्ष होता है किसी एक विभाग का, राज्य मंत्री होते हैं, वह उप मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्रिपरिषद होते हैं प्रधानमंत्री के, ठीक। नेक्स्ट बात करें, सभी मंत्रियों व उप मंत्रियों को मुफ्त निवास स्थान व अन्य सुविधाएं में क्या होती है? विभिन्न भत्ते वो प्राप्त होते रहते हैं, ठीक। मंत्री को सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर देगा। मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह पर अगर जो चाहे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा। प्रधानमंत्री जो नीति आयोग होता है, पहले इसका नाम योजना आयोग था, अभी नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रथम प्रधानमंत्री वह सबसे पहले, देखो आप कुछ क्वेश्चन है जिनको हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री से जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में। प्रथम प्रधानमंत्री वह सबसे लंबा कार्यकाल क्या था? तो पूछेगा आपसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से प्रधानमंत्री आए थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री व पद से त्याग देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और पद से त्याग देने वाले प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री बने थे। सबसे छोटा कार्यकाल एक बार में किसका रहा था? अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन का। सबसे छोटा कार्यकाल एक बार में किसका रहा था? अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का रहा था। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? मोरारजी देसाई।
सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। सबसे कम उम्र के राजीव गांधी। पदावधि के दौरान मृत्यु किनकी किनकी हुई थी? याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो प्रधानमंत्री रहते जिनकी मृत्यु हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। पदावधि पे रहते हुए मृत्यु किसकी किसकी हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री क्वेश्चन आए तो इंदिरा गांधी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके बाद अगर जो हम बात करें कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, ये क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा बाबू जगजीवन राम का। 32 वर्ष तक ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल बाबू जगजीवन राम का रहा। हालांकि इनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए था, इनको सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। 32 वर्षों तक ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि बताओ भाई प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो जान मथाई। प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जान मथाई। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। और कानून मंत्री पहले कौन बने थे? भीमराव अम्बेडकर। याद रखना, प्रथम वित्त मंत्री जान मथाई, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर। ये याद रखोगे। आइए, प्रधानमंत्री का टॉपिक खत्म हुआ, अब हम आते हैं भारत के महान्यावादी। भारत के महान्यावादी के बारे में संविधान के भाग 5 में देखने को मिल जाता है। किस भाग में? भाग 5 में, आर्टिकल 76। भारत के महान्यावादी के बारे में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, किस भाग में भारत के महान्यावादी के बारे में दिया गया है? भाग 5, अनुच्छेद कौन सा है? 76। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार व्यवस्था है कि भारत का एक महान्यावादी होगा जो भारत का सर्वोच्च तथा पहला विधि अधिकारी होगा। तो भारत का, यहां से क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वोच्च और पहला विधि अधिकारी कौन होता है? विधि का मतलब कानून होता है। ठीक है, तो भारत का महान्यावादी, भारत का महान्यावादी। ठीक, महान्यावादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। महान्यावादी की नियुक्ति कौन करता है? ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई भारत के महान्यावादी को संविधान के किस भाग में दिएगा? 5, अनुच्छेद 76। ठीक है, इसके बाद भारत का महान्यावादी या क्वेश्चन आएगा भारत का पहला सर्वोच्च और विधि अधिकारी कौन होता है? तो आप कहोगे भारत के महान्यावादी। ठीक है, इसके बाद कहोगे भारत के महान्यावादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहोगे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, महान्यावादी पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। ठीक है, यानी कि एक या एक से अधिक न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, तो महान्यावादी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता सारी है तो महान्यावादी बन सकता है। ठीक है, ऐसे किसी को नियुक्ति नहीं कर सकता राष्ट्रपति। एक मान्यवादी के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ये प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जो नियुक्ति करेगा वही उसके वेतन भत्ते को निर्धारित करेगा। मान्यवादी को पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, कोई प्रावधान नहीं है। भारत का मान्यवादी कभी भी अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? प्रेसिडेंट को दे सकता है, प्रेसिडेंट को दे सकता है, प्रेसिडेंट को दे सकता है। यह राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ प्रक्रिया पूरी करता है। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। मान्यवादी भारत का सरकार की तरफ से प्रत्येक मामले में जहां भी सरकार एक पक्ष में होगी वहां उपस्थित होगा, और वह सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय में भी उपस्थित हो सकता है। ठीक है, जहां भी सरकार एक पक्ष में होगी वहां पे सरकार की तरफ से उपस्थित रहेगा मान्यवादी। ठीक है, मान्यवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। वह सरकार को ऐसे कानूनों तथा कानूनी संवैधानिक विषयों पर मंत्रालय देता है जो उसे समय समय पर सरकार द्वारा सौंपा जाता है। ठीक, ये क्लियर है यहां तक भारत के मान्यवादी के बारे में। भारत क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता है, यानी कि भारत के पूरे जो भी राज्य हैं वहां पे किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता है, लेकिन वह भारत सरकार के विरुद्ध ना तो किसी को परामर्श दे सकता है, ना ही भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। यानी कि पूरे भारत में कहीं पे भी वो किसी भी मामले में सुनवाई कर सकता है, लेकिन भारत सरकार की जो वर्तमान सरकार है उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक, यह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, वह विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन जो सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं है, यानी कि जब भी वोटिंग प्रक्रिया होती है तो उसमें मतदान करने का अधिकार महान्यावादी को नहीं मिला। तो इतनी चीज आपको महान्यावादी से याद रखना। ठीक, अब महान्याभिकर्ता की बात करें, महान्याभिकर्ता की बात करें ये सॉलिसिटर जनरल इसको बोलते हैं। सॉलिसिटर जनरल महान्यावादी का अधीनस्थ अधिकारी होता है, यानी कि जो आपका महान्यावादी होता है उसी का छोटा अधिकारी होता है। ये उसको इसकी नियुक्ति की जाती है, जान लो क्या, महान्यावादी को उसके कार्यों में सहायता के लिए कानूनी की सलाहकार की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए महान्याभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है। इसकी संख्या एक से अधिक हो सकती है। जो महान्यावादी होगा वो एक ही होगा, लेकिन इसकी संख्या एक से अधिक हो सकती है, इतना याद रखना। ठीक, इसके बाद बात करें महाधिवक्ता। ठीक है, जिस प्रकार महान्यावादी होता है उसी प्रकार से महाधिवक्ता होता है। ठीक, महाधिवक्ता होता है। महान्यावादी भारत सरकार के कार्यों में उसको सलाह देता है। महाधिवक्ता ये राज्य में रहता है, ये राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, और राज्य में जो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनको उनके कार्यों में उनकी सलाह देता है। ठीक है, तो भाग 6 में महाधिवक्ता के बारे में दिया गया अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 कहता है यह एक संवैधानिक पद होता है, इसे भारतीय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत शामिल किया गया। किसको? महाधिवक्ता को। ठीक है, भारतीय संविधान ये संवैधानिक पद होता है, संविधान के भाग 6 तथा अनुच्छेद 165 के अंतर्गत भारत में महाधिवक्ता के पद को रखा गया है। ठीक, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल। सेम, एकदम सेम है, महाधिवक्ता की तरह है। ठीक है, याद रखना, और महान्यावादी की तरह है।
यह कभी भी अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। वह भारत सरकार का विधि अधिकारी था, यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। यह राज्य सरकार को कानूनी तथा संवैधानिक मामलों में सलाह देता है। यह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की समितियों में भाग ले सकता है और बहस भी कर सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार यहाँ पे भी नहीं है इसको। महाधिवक्ता की योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के समान होती है। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब आइए बात करते हैं सीएजी के बारे में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भाग 5 भारत के भाग 5 में आपके सीएजी के बारे में देखने को मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनका कार्यकाल, यहां से क्वेश्चन आता है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है और अधिकतम 65 वर्ष। जो भी पहले पूरा हो जाएगा, जो आप पहले 65 वर्ष के हो जाते हैं 2-3 साल भी, तभी आपको ये यहां से खत्म हो जाएगा आपका कार्यकाल। और अगर जो मान लो 55 साल की उम्र में बनते हैं तो 61 साल पे आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो, आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, याद रखिएगा, राजीव महर्षि हैं। राजीव महर्षि हैं। ठीक है, अगर जो बात करें लोक वित्त पर नियंत्रण के लिए सदा एक ऐसे परीक्षक की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, वर्तमान में कौन क्या है इसका एक अलग वीडियो होगा एग्जाम से हफ्ते भर पहले। ठीक है, चलिए, लोक वित्त पर नियंत्रण के लिए सदा एक परीक्षक की आवश्यकता होती है जो निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता पूर्वक लेखों की जांच कर सके तथा सरकार के अपव्यय पर तत्काल चेतावनी दे सके। यानी कि सरकार अगर जो कहीं पे गलत तरीके से पैसा खर्च कर रही है, फालतू पैसा खर्च कर रही है, तो उसके लिए एक सीएजी बनाया जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये समय समय पर चीजों को देखता रहता है कहां पे फालतू खर्चे हो रहे हैं, और अगर जो चीजें हो रही है तो तत्काल सरकार को वहां पे चेतावनी देने का काम कौन करता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, यह भारत सरकार को सर्वोच्च लेखा परीक्षक होता है। यह देश की सभी वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है, सभी वित्तीय मतलब धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। शपथ की प्रक्रिया यह किसके समक्ष पूरी करता है? ये राष्ट्रपति के समक्ष शपथ की प्रक्रिया पूरी करता है। ठीक है, वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। यह अपने पद से हटने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद नहीं धारण कर सकता। यह भी यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, यह संघ के लेखों से संबंधित रिपोर्ट को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इसे संसद के सामने प्रस्तुत करता है और इस प्रकार वह राज्य से संबंधित लेखों का रिपोर्ट है। राज्यपाल की देखो, मतलब अगर जो केंद्र के किसी व्यय की जांच कर रहा तो ये वो जो रिपोर्ट होगा वो राष्ट्रपति को देगा, और राज्य में अगर जो कहीं पे लेखों की जांच कर रहा तो वो रिपोर्ट वो राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, चलिए, राज्य के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करता है और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसे लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक, दार्शनिक निर्देशक भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना होता है, याद रखना। ठीक, चलिए अब आते हैं हम भाग 5, जिसमें हम भारत के संसद के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम कल करेंगे। भाग 5 संसद बनता है राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा को मिला के। ठीक है, इसके बारे में हम कल करेंगे। ठीक है, और संसद के बारे में, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीजें के बारे में हम कल करेंगे। अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, टाइम कम है और जितना जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। तो आज संडे था तो इसलिए मैंने सोचा चलिए इसको दे देते हैं। अभी थोड़ी देर में रीजनिंग की वीडियो आएगी जिसमें हम डायरेक्शन टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट्स करना और मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।